वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मेरे साथ हैं और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि बहुत खूबसूरत सा दिन आपका मुंतजिर है, उसका आगाज कर चुके हैं। एक्सप्रेसो तो ट्यून कर ही चुके हैं, हमें देख रहे हैं। बहुत सारी बेस्ट विशेस आज के दिन के लिए भी। और जब हम अभी ऑन एयर आ रहे थे तो किसी बात पे हम हंस रहे थे और ये सोच रहे थे कि अगर आप दिन का आगाज मुस्कुराहट से करें, मुस्कुराने से करें या कम से कम एक मस्बत सोच से करें तो पूरा दिन अच्छा गुजरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और आपको इर्द गिर्द से पॉजिटिव एनर्जी भी कलेक्ट करनी होती है मेरे ख्याल से। और कभी कभी अगर आपको हंसी ना आ रही हो तो आप कोई पुराना वाकया याद करके हंस सकते हैं, जैसे शो से पहले हमने तो कोई पुराना वाकया, कोई पुरानी पिक्चर देख के हंस सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जब वो उदास होते हैं, खासतौर पे जो बुजुर्ग होते हैं घर में या वालिदैन होते हैं, जब वो उदास होते हैं या अपने बच्चों को मिस कर रहे होते हैं जिनके पास ना, तो अक्सर कहते हैं कि मुझे वो फलानी शादी वाली एल्बम दिखाओ, वो वीडियो दिखाओ, तो वो देख के खुश होते हैं। सो अच्छा है कोई बेस्ट मेमोरी। कभी कभी ना ये सारी चीजें आपको थोड़ा डाउन भी दे देती है। हाँ, मतलब इट डिपेंड्स नॉस्टैल्जिक आपको महसूस होता है। लेकिन अच्छा है, अच्छी यादों को याद रखना चाहिए और ऐसा माजी जो कि अच्छा ना हो उससे सिर्फ सीखना चाहिए, उसे याद नहीं रखना। हम आपको बिल्कुल डाउन नहीं होने देंगे। हम आपका जो कह लें ना, आपकी एनर्जी, आपका मूड सब फ्रेश रखेंगे। एक्सप्रेसो में आप ट्यून कर चुके हैं तो आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा कि सुबह सुबह आपने क्या एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में आज का पोल डिस्कस कर लेते हैं। जाके काम भी तो करना है। सबसे पहले पोल की बात कर लेते हैं। पोल में जनाब हम आज भी पीडीएम की बात करें कि पीडीएम का जो एहतजाज है इस वक्त, क्या ये हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगा? क्या इससे मुश्किलात में इजाफा हुआ है हुकूमत की? इसी पे हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है? फिल वक्त इमरान खान साहब 2 से 3 बार नेशनल डायलॉग की बातें जो पहले इमरान खान साहब नहीं करते थे, तो लगता तो है कि कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है, लेकिन कितना है ये आप हमें बताइएगा। व्हाट्सएप नंबर हमने आपको बता दिया है। और आगे बिल्कुल। और अब हम बात कर लेते हैं हेडलाइंस की। हेडलाइंस। हुकूमत ने ऑपोजिशन की तरफ मफामत का हाथ बढ़ा दिया। वजीर आजम ने पीडीएम को एक बार फिर नेशनल डायलॉग की पेशकश कर दी। पीडीएम का जनवरी के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने का ऐलान। कोरोना हर गुजरते दिन के साथ मोहलिक एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर हुकूमत ने मजीद पाबंदियों का इंदिया दे दिया। सफर है शर्त में, देखिए पाकिस्तान में बच्चों का एक ऐसा बैंड स्कूल जो रात 11 बजे खुलता है। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में कैथोलिक चर्च अयूबिया के तारीखी पहलुओं के बारे में बताएंगी हिना न्याजी। खवातीन को बाइख्तियार बनाने का अज़्म, यूएसएड की प्रोजेक्ट स्पेशलिस्ट अफशीन शकूर होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। और सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी सर्दियों की खास डिश बटेरा कड़ाही। खाइए बटेरा कढ़ाई। अच्छा जी, मौसम लाहौर का मौसम कैसे जी? आज लाहौर का मौसम कैसे रहने वाला है? टेम्परेचर वाइज हम आपको बताते हैं जी। मैक्सिमम दर्जा हरारत जो रहने वाला है वो है 23, जबकि मिनिमम टेम्परेचर होगा 11। पेशावर के मौसम की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21, जबकि कम से कम जो टेम्परेचर होगा वो होगा 9, यानी कि सर्दी। ओके, परवेज खटक साहब की नौशहरा की बात कर लेते हैं। 21 डिग्री ज्यादा से ज्यादा डिग्री 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है केपीके के इस अहम शहर के अंदर। और कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि वहां से सीधा अगर साउथ पंजाब चले जाएं हम तो रहीम यार खान जो कि बिल्कुल एज पे वाक़ है पंजाब के, और आगे सिंध शुरू हो जाता है, 25 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा और 13 डिग्री कम से कम टेम्परेचर यहाँ पे रहीम यार खान के अंदर रहने वाला है। इसके साथ ही हम अगर एयर इंडेक्स की लाहौर की बात करें तो 361 361 रहने वाला है, जो कि मेन पॉल्यूटेंट है, बिल्कुल पोल्यूशन का बाइस बन रहा है। इस पर हम बात करते रहेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की बड़ी खबर के बारे में। बड़ी खबर में बात करेंगे इंसानी हकूक की। तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बेसिकली पर्पस इस दिन को मनाने का यही है कि इंसानों के हकूक के हवाले से शऊर को उजागर किया जाए। लेकिन आज से 73 साल बाद भी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशत गर्दी की नई दास्तानें रकम कर रहा है। इंसानी हकूक के आलमी दिन के हवाले से आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और बेसिकली हम कश्मीर के इशू को बहुत ज्यादा इस हवाले से डिस्कस करना जरूरी समझेंगे, क्योंकि वहां पर जिस हिसाब से पामाल किया जा रहा है इंसानी हकूक को, उसके हवाले से दुनिया भर की जो कहने हमें तवज्जो दिलाने की जरूरत है। और इस वक्त खास तौर पे कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है कि भारत अगेन एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रहा है। अपना जो किसान एहतजाज है जो पिछले कई रोज से वहां पे जारी है, उससे तवज्जो हटाने के लिए दुनिया की, और इससे पहले भारत की चीन वगैरह से सुबकी तो हो चुकी। हमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीमा तहरीक इंसाफ के भी हैं और वजीर खारजा तो हैं
हैं ही। खास तौर पर इस वक्त पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन क्या है और इस वक्त भारत का जो जुल्म और जबर है जिसको पूरी दुनिया देख रही है, और पाकिस्तान ने पिछले खास तौर पर एक साल के अंदर बड़ी जबरदस्त सिफारती कामयाबियां हासिल की हैं, इसी पे जरा हम वजीर खारजा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। हैव अ गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमें आज के इस दिन के हवाले से जो भारत का रवैया रहा है, एक बदतरीन मिसाल है पिछले 73 सालों में इंसानी हुकूक की पामाली की भारत की सूरत में, आप क्या कहेंगे शाह साहब? आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि आज हम पूरी दुनिया में बैन अक़वामी जो इंसानी हकूक का दिन है उसको हम मना रहे हैं, और जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है फॉर ह्यूमन राइट्स उसको हम तस्लीम करते हैं। लेकिन दुनिया देख रही है कि इस डिक्लेरेशन का खुल्ला मजाक उड़ाया जा रहा है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। जिस तरह वहाँ जुल्म बरपा है, जिस तरह वहाँ काले कवानीन के सहारे पर बुनियादी हकूक तलब किए गए हैं, जिस तरह खास तौर पर बच्चों को और औरतों को निशाना बनाया गया। सिर्फ अक्टूबर जब से 5 अगस्त 2019 के बाद पहले भी हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद मजीद बिगड़ गए। मेरी इत्तलात के मुताबिक सिर्फ इन चंद महीनों में 101 खवातीन को गैंग रेप किया गया है और 15 के करीब ऐसी खवातीन हैं जो बेवा हुई हैं, बच्चे हैं, निशाना बने हैं, और दुनिया के इल्म में है। ये नहीं कि दुनिया बेखबर है। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान ने कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के लिए रसाई मुश्किल कर रखी है। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वहाँ नहीं जा सकते, जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं उनको इजाज़त नहीं दी जाती कि वो वहाँ जाके हालात को देखें, वेरीफाई करें और रिपोर्ट करें। लेकिन इसके बावजूद खबरें बाहर निकलती हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें बाहर आ जाती हैं और ये जुल्म हो रहा है। दुनिया को इल्म है। अब न जाने क्या सियासी मसलतें हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं कि हकायक जानते हुए दुनिया के बहुत से इदारे खामोश हैं। ठीक हो गया शाह साहब। इसके साथ साथ अगर हम भारत के मुमकिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात करें, भारत इस तरह की कोशिशें पहले भी कई बार कर चुका है लेकिन सुस्ती का सामना करना पड़ा है। अब पाकिस्तान इन तमाम तर शर्मगेजियों के खिलाफ क्या इकदाम उठा रहा है, किस तरह से इनको काउंटर किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें आगाह रखा हुआ है जी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, सलामती काउंसिल है, उनके सदर हैं। मैंने बारहा उन्हें खतूत लिखे हैं और जो भी मकबूजा कश्मीर की डेवलपमेंट्स हैं और जो हिंदुस्तान की डेवलपमेंट्स हैं उनसे उन्हें आगाह रखा है। इस वक्त देखिए क्या हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस को जिस तरह हिंदुस्तान में मिसहैंडल किया इस पेंडेमिक को, उससे उनकी मईशत पर बड़े मनफी असरात पड़े हैं। आप देख रहे हैं कि अक़लियतें दबाव में हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत से तबकात, बिलखुसूस आजकल वहाँ के जो किसान हैं वो सरापा एहतजाज हैं और इंटरनेशनल मीडिया में, प्रेस में बड़ी मनफी खबरें आ रही हैं। हिंदुस्तान का जो एक इमेज था लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का, सेकुलर स्टेट का, वो इमेज मुतासिर हो रहा है। अब उससे तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इम्कानात को अब रद्द नहीं कर सकते और ये मैं बारहा कह चुका हूँ, हुकूमत पाकिस्तान बता चुकी है। लेकिन हिंदुस्तान को बाखबर रहना चाहिए, हम गाफिल नहीं हैं और अगर उन्होंने कोई मिस एडवेंचर किया तो उसका फौरी रद्द-ए-अमल भी आएगा। बिल्कुल सही है। शाह साहब ये भी बताइए कि हमने आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें डीजी ISPR भी आपके साथ थे और हमने कुछ डोजियर्स दुनिया के सामने, यूनाइटेड नेशंस के सामने रखे। इससे पहले जो UN की रिपोर्ट आई थी इंसानी हुकूक के हवाले से, उसमें भी बड़ी वाज़े तौर पर इस बात को बड़ा वाज़े किया गया था कि भारत किस तरीके से इंसानी हुकूक को पामाल कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी में जो एक सर्टन रद्द-ए-अमल आना चाहिए, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि वी डोंट नो के कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, वो नहीं हो रहा।
इस कहना चाहिए रद्द अमल को ट्रिगर करने के लिए पाकिस्तान के पास मजीद कोई ऑप्शंस हैं कि दुनिया को हिलाया जाए? कश्मीर की पिक्चर तो सामने है दुनिया के इस वक्त। जी बिल्कुल सही कहा आपने, कश्मीर की पिक्चर वाज़े है, हकायक उनके सामने है। अब दुनिया के ज़मीर को कैसे झंझोड़ा जाए? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है इंटरनेशनल मीडिया। पाकिस्तान का मीडिया तो अपना किरदार अदा कर रहा है। जो आप आज कह रहे हैं और आपकी जो लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ आप अपना हिस्सा उस पर डाल रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया को इसकी तरफ तवज्जो मजीद देनी चाहिए और मैं एतराफ़ करूंगा कि पिछले 1 साल में इंटरनेशनल मीडिया ने इस पर तवज्जो दी है और हिंदुस्तान को एक दिफाई सूरत हाल में धकेला है, लेकिन मजीद करने की जरूरत है। कल मैंने आज के इंटरनेशनल डे की निस्बत को सामने रखते हुए पार्लियामेंटेरियन से, बरतानिया के पार्लियामेंटेरियन से इंगेज किया और कोई 14-15 के करीब मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट के, हाउस ऑफ कॉमन्स के और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, उनसे गुफ्तगू हुई और मैंने यही उनसे गुजारिश की कि देखिए, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक के जिस तरह इंटरनेशनल लॉ को, इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस को और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को जिस तरह वो मुस्तरद कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इस पर पार्लियामेंट्स को, यूरोपियन यूनियन की है, बड़ी मौसर पार्लियामेंट है वहाँ की, यूरोप की, आपकी हाउस ऑफ कॉमन्स की मदर ऑफ पार्लियामेंट्स है, यूएस कांग्रेस है, इन इदारों को आपस में इन इश्यूज पर जो कि जिनमें आप एतकाद रखते हैं उजागर करना चाहिए और आपको एक पोजीशन लेनी चाहिए। और जो है अपना ह्यूमन राइट्स बॉडीज हैं, उन्होंने भारत की खुल के तनकीद की है, इसमें कोई शक नहीं। उन्हें मजीद उनके साथ नेटवर्किंग की जरूरत है, उन्हें फाल करने की जरूरत है। जो हमारी डायस्पोरा है, जो बाहर बैठे हैं 10 मिलियन के लगभग पाकिस्तानी, उनका अपना एक हल्का असर है, हल्का अहबाब है। उन्हें अपने अपने मुमालिक में जहाँ जहाँ वो मुकीम है, उन्हें वहाँ थिंक टैंक्स को, मीडिया को इन खिलाफ वर्जियों आगाह करें। ठीक हो गया। शाह साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा होते हुए अगर मुल्क की सियासत की बात की जाए तो वजीर आजम ने भी पीडीएम को, ऑपोजिशन को नेशनल जो कह लें एक डायलॉग के लिए पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि आप डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें। ये ऑफर इससे पहले भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन स्टिल ऑपोजिशन जो है या पीडीएम जो है इस हवाले से किसी भी तरह से तवज्जो नहीं कर रही। एग्जैक्टली, तब्दील होता नजर आ रहा है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से और क्या फॉर्मूला बनाया जाएगा, किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी जो ऑपोजिशन की क़यादत है, उन्हें देखना चाहिए कि इस वक्त मुल्क की हालात क्या है। इस वक्त कोरोना की जो सेकेंड वेव है, यकीन जानिए ये बड़ी संगीन है और इसने बहुत सी मासूम जानों को निशाना बनाया है। आप देख रहे हैं कि जो 0 पे आ गया था डेथ रेट, आज फिर 50, 60, 70 अमवात रोजाना हो रही हैं। इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है, खास तौर पे बड़े शहरों में। अब देखिए, 13 तारीख को लाहौर में वो जलसा करना चाहते हैं। देखिए, हम सियासी लोग हैं, हम जलसों के खिलाफ नहीं हैं। हम समझते हैं कि जलसे सियासत का एक अमल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने देखना है कि हालात क्या है। एक तरफ दुनिया कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग करे, दुनिया कह रही है कि इस वबा का मिलकर मुकाबला करना है और इसके लिए मुल्क में एक हेल्थ इमरजेंसी का निफाज है, और दूसरी तरफ आप उन SOPs को खुल्लम खुल्ला आप निगेट कर रहे हैं। ये मुनासिब नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा और इससे भी ज्यादा अहम है, आप चाहते क्या है? आप जलसे करेंगे, आप लॉन्ग मार्च करेंगे, कर लीजिए, धरना देंगे, दे लीजिए। हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या आपके पास इश्यूज हैं जिन पे आप बात करना चाहते हैं तो सामने रखिए। हमने तो 2-3 दफा कहा है कि भाई कोरोना पे आके मुशावरत कीजिए। अगर आप समझते हैं कि शफाफ इंतखाबात की इस कौम को, मुल्क को जमहूरियत की जरूरत है, तो आइए बैठिए, बात कीजिए। आप जिस रास्ते पे चल पड़े हैं, इससे आपको फायदा नहीं होगा।
ना मुल्क को फायदा होगा, ना सही, इंसानी जानों को खतरा है, और मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे। और निजाम को, मैं सबसे अहम जो बात करना चाह रहा हूं, आप इस निजाम को दांव पर लगा रही हैं और आप जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं और आप जमहूरियत को जख्म पहुंचा रहे हैं। आपके भी हाथ कुछ नहीं आएगा अगर आप इस रास्ते पे चलते रहे, आपको हासिल कुछ नहीं होगा। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच जी फॉर जॉइनिंग अस। सलीम, बहुत शुक्रिया। आपने दोनों अहम उमूर के ऊपर, एक तो जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स डे, उसके हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया, और पॉलिटिक्स की बात होती रहती है, लेकिन ये दिन इतना अहम है। शाह साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अपने पहले आंसर के अंदर की कि हमारा मीडिया, डोमेस्टिक लोकल मीडिया तो रोल प्ले कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमें इंटरनेशनली एक वॉइस ऐसी बनानी होगी जो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखे, जैसे इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ करता है। कश्मीरियों के हम साथ हैं। आज ह्यूमन राइट्स का दिन है, इसे हम मनाते रहेंगे, हर दिन मनाते रहेंगे जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता। नो डाउट। इसी नोट पे हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। एक्सप्रेसो में एक बार फिर खुशामदीद, और अब वक्त है कौम के एक अजीम सपूत को खिराजे तहसीन पेश करने का। बिल्कुल, बात करेंगे आज अर्ज़ पाक की आबरू की खातिर 71 की जंग में दुश्मन के दांत खट्टे कर देने वाले सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की 49वीं बरसी मनाई जा रही है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद 18 जून 1949 को जिला रावलपिंडी की तहसील गुजरखान के गाँव ढोकपीर बख्श में पैदा हुए। आप 17 साल की उम्र में पाक फौज में बतौर ड्राइवर शामिल हुए, और 71 की जंग में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की बात की जाए तो उनकी तैनाती शकरगढ़ सेक्टर में हुई। अपने दीगर साथी सिपाहियों को फ्रंट लाइन पर लड़ता देखकर सवार मोहम्मद हुसैन ने भी अफसरान से दरख्वास्त की कि उन्हें जंग में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए, जिस पर उनके सिपाहियों को गोला बारूद पहुंचाने की ड्यूटी लगा दी गई। 10 दिसंबर 1971 यानी आज ही के दिन सपहर का वक्त था जब सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने बेमिसाल जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए दुश्मन के अगले मोर्चों तक जाकर उनके दांत खट्टे किए। वापस आकर दुश्मन की पोजीशन अपने दूसरे साथियों को बताई। पाक फौज ने उन पर हमला किया और अचानक इस शदीद हमले ने दुश्मन के औसान खता कर दिए, और इस हमले के नतीजे में दुश्मन के 16 टैंक्स, जी हां 16 टैंक्स तबाह हुए। दौरान जंग दुश्मन की मशीन गन से निकलने वाली गोलियां सवार शहीद के सीने को छलनी करती हुई गुजर गईं, और आपने इस तरह जामे शहादत नोश किया। आपकी इस बहादुरी के एतराफ में उन्हें आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। आज भी कौम इनकी ममनून है, आज भी कौम इनको याद करती है, आज उनका यौम-ए-मदद है। शुक्रिया सवार शहीद और सभी शोहदा और सभी गाजी जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, इस अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए अपना एक लम्हा भी सर्व किया। हम उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हम तहरीक पाकिस्तान के बानी और तहरीक पाकिस्तान के बानी अरकान में से एक इंतहाई अहम शख्सियत मौलाना मोहम्मद अली जौहर की, जिनका आज 142वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। अब बात करें मौलाना मोहम्मद अली जौहर की, तो 10 सितंबर 1878 को रियासत रामपुर में पैदा हुए। आपने 11 साल की उम्र में अलीगढ़ आ गए और 20 साल की उम्र में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए का इम्तिहान पास किया और आला तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। आप सरकारी ओहदों पर भी तैनात रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानी रहनुमाओं में मोहम्मद अली जौहर भी शामिल थे। आपने कलकत्ता में अंग्रेजी हफ्त रोज़ा अखबार कॉमरेड जारी किया और इस अखबार में पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिमायत में बहुत कुछ लिखा। आपके जारी करदा उर्दू अखबार हमदर्द और कॉमरेड अखबार ने मुसलमान पाको हिंद का सियासी तस्वुर बेदार करने में बड़ी एक पेशरफ साबित हुई और बहुत मदद की। आपने कभी भी अपने असूलों पर समझौता नहीं किया और हमेशा आज़ादी हिंद के लिए कोशा रहे। आप बैक वक्त बेबाक सहाफ़ी, बेमिसाल कलमकार, पुरस्कार शायर, बेहतरीन अदीब भी थे। बिल्कुल 1930 में गोल में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंग्लैंड गए तो आपने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि तुम अंग्रेज मेरे मुल्क को आज़ाद नहीं करोगे तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, और इंग्लैंड ही में खालिक हकीकी से जा मिले। मौलाना मोहम्मद अली जौहर को उनकी वसीयत के मुताबिक बैतुल मक़दस में सुपुर्द खाक किया गया है। इस अहम शख्सियत को भी हमने आज खिराज अक़ीदत पेश किया। बड़ा दिन है आज का। इन दो अहम शख्सियात और दीगर कई अहम शख्सियात के हवाले से भी उनकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात हैं जो कि आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन इस वक्त हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं और लिंक करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बिल्कुल, और प्रोग्राम में आगे बात करें तो क्रिकेट का हम जिक्र करेंगे और हमें खुशी इस बात की है कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में बड़ी इंटरनेशनल टीम वापस आ रही है। वैसे जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज तो पहले आ चुकी है, लेकिन अब साउथ अफ्रीका के हवाले से हमें खबरें मिल रही हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुलने लगे हैं। जिम्बाब्वे टीम का दौरा हो चुका, PSL कामयाबी से मुनक्किद हो चुका और अब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आने वाली है। बिल्कुल, और साउथ अफ्रीकन टीम जो है 14 साल बाद पाकिस्तान आने की तस्दीक कर दी गई है और टीम आइंदा साल जनवरी
में पाकिस्तान का दौरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक सीरीज होगी जिसमें 2 टेस्ट मैचेस और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। टीम 16 जनवरी को कराची पहुंचेगी, जबकि 26 से 30 जनवरी तक पहला टेस्ट कराची में खेला जाएगा, जबकि 4 फरवरी या फरवरी को दोनों टीमें एक दूसरे से टेस्ट के लिए रावलपिंडी में मद्दे मुकाबल होंगी। T20 सीरीज की बात कीजिए तो तीनों मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में 11 फरवरी को, जबकि दूसरा मैच जो है वो 13 और तीसरा मैच 14 फरवरी को खेला जाएगा। और साल 2007 के बाद ये साउथ अफ्रीकन टीम का जो दौरा है पाकिस्तान का, उसके बाद कहा जाए तो ये पहला दौरा होगा। और दोनों टीमें 2010 और 2013 में पाकिस्तान की जो होम सीरीज न्यूट्रल ग्राउंड है वेन्यू दुबई, उसमें खेली थी और अब ये अरब अमारात में खेली थी। और अब पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है, चाहे पिंडी हो या लाहौर या कराची, सभी जो हमारे क्रिकेट व्यूअर्स हैं आई होप के महसूस होंगे। लेकिन एक मेरी दुआ है कि कोविड सेशन खत्म हो जाए ताकि लाइव हम मैचेस देख सकें। हम भी चाहते हैं कि हम लाइव जाके बैठ के मैचेस देखें। अल्लाह करे कि कोविड खत्म हो और फिर ज्यादा मजा आएगा हमें क्रिकेट देखने का। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ गूगल के हवाले से। गूगल पे नहीं, बल्कि हमने जहांगीर खान को विश करनी है बर्थडे। उनकी आज 57th बर्थडे है और आपको बताएं कि लेजेंडरी स्कॉच प्लेयर जहांगीर खान आज अपनी 57th बर्थडे मना रहे हैं। जहांगीर खान की बात की जाए तो उन्होंने कई टूर्नामेंट्स जीते, कई बहुत कुछ जो खेले, उनके नाम पे बहुत सारी अचीवमेंट्स है और आज हम उनको उनकी बर्थडे विश करें। 16 तकरीबन बड़े वर्ल्ड टाइटल, जिसमें ब्रिटिश ओपन टाइटल है, जिसमें वर्ल्ड टाइटल है, जीत चुके हैं। ओवरऑल हम अगर उनके करियर की बात करें, 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन, 6 मरतबा वर्ल्ड ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट जीता। जहांगीर खान ने स्क्वाश के मैदान में एक ऐसा काम किया अरमला जिसे यकीनी तौर पर सुनहरे रूप में लिखा जाएगा। 1981 में पहली बार ब्रिटिश ओपन का फाइनल खेलने का एजाज किया और इसी साल वर्ल्ड ओपन स्क्वाश का टाइटल जीता। इसके साथ साथ 1981 से 1986 तक नाकाबिले शिकस्त रहे। जहांगीर खान ने 10 मरतबा एज ऑफ टोल्ड ब्रिटिश ओपन और 6 मरतबा वर्ल्ड ओपन टाइटल भी अपने नाम किया। और हाल ही में जहांगीर खान मुसलसल 6ठी मरतबा वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के एजाजी सदर भी मुंतखब हुए हैं और अगले 2 बरस मजीद एजाजी सदर की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। ही इज ग्रेट प्लेयर जहांगीर खान। उनकी सर्विसेज को हमेशा याद रखा जाएगा और गेम जो उनकी रही है वैसी गेम तो थी नहीं। वैसे अब स्क्वाश उस तरह से खेली नहीं जाती। मैं यही कहने लगा था कि हम उस तरह कामयाबियां नहीं समेट रहे, लेकिन वी बीन चैंपियन। और जब भी फाइनल होता था हमें लगता था ये तो हम जीत ही जाएंगे। जहांगीर खान एंड जानशेर खान इज प्लेइंग। सो व्हाट नेक्स्ट जी, अब हम बात करेंगे जो गूगल पे सबसे ज्यादा लोग सर्च किए गए हैं उनके हवाले से, क्योंकि नॉर्मली जब भी हमने किसी के बारे में जानना होता है बहुत मेसी हुई। अच्छा जी, गूगल की बात कर रहे थे कि जितने हम जब भी कोई चीज सर्च करनी होती है सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करते हैं। तो आज हम आपको उन पर्सनालिटीज के हवाले से बताने वाले हैं जो गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च हुए। अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ये 12वीं सरबत है, ट्विटर पे बड़ी इनको याद किया जाता है। मिनायर मलिक, द टिकटॉकर सारा अली खान है और इनको जानती हैं आप, उज़्मा खान है और उसके अलीज़े शाह है और अलीज़े शाह के बाद आसिम अज़हर भी बहुत ज्यादा सर्च किए गए हैं। और ये है जी लिस्ट। अच्छा, ये नॉर्मली वो शख्सियत है जो किसी न किसी कंट्रोवर्सी ये तो बहुत हलीमा सुल्तान फेमस। अच्छा, वैसे हम इनका नाम मतलब बात करते हैं ना, इनको ज्यादातर लोग हलीमा सुल्तान ही कहते हैं और मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, जो बाइडेन को तो शायद अमेरिकन इलेक्शन की वजह से सर्च किया गया, लेकिन जैसे हरीम शाह है, जैसे कि उज़्मा है, इनकी भी कंट्रोवर्सी सामने आई थी, आपको याद होगा। आसिम और हानिया का ब्रेकअप की खबरें आई थी, उस वजह से उनको शायद ज्यादा सर्च किया गया। और सारा खान की शादी बहुत टॉप ट्रेंड रही, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने इनको इस चक्कर में भी सर्च किया होगा। और ये भी कुछ कंट्रोवर्शियल शख्सियत है। मैं अगर ओवरऑल इनकी बात करूं, अपनी क्रिटिकल ट्वीट्स पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ करने के लिए जानी जाती हैं, तो इनको भी शायद सर्च किया गया कि कौन है ये खातून। और इनकी एक लड़ाई भी बड़ी मशहूर हुई थी JUI के रहनुमा के साथ, तो शायद उस वजह से भी। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो खवातीन जिनको सर्च किया गया उनका जो रेशो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल। हमेशा होता है। वैसे इसके अलावा ना हम देखें इमरान, तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी गूगल पे सर्च हुई, जैसे गूगल क्लासरूम टाइप जो भी कॉन्सेप्ट्स थे और लोगों ने कोविड के हवाले से अवेयरनेस के लिए, कुछ सिम्टम्स के लिए, कुछ बहुत सारी चीजों को सर्च किया। सो ओवरऑल गूगल के ट्रेंड्स वही चलते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, के जो उस दौर में हैपनिंग हो रही होती है उस टाइम स्पैन में, तो वो हैपनिंग जो है लोग ज्यादातर सर्च करते हैं। हमें नहीं सर्च करते लोग, हमें भी सर्च करें। राइट डाउन आवर नेम एंड सर्च ऑन गूगल। हम काफी कर लेते हैं, आपको नहीं पता। बस गूगल मेरी एज गलत बताता है। ब्रेक लेनी है हमने, ब्रेक के बाद आते हैं स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस। मैं अपना पेन उठा लूं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको लेके जाएंगे स्नोफॉल दिखाने अयूबिया में। लेकिन आप इससे पहले कि अयूबिया जाएं, मुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है, क्योंकि अब बारिशें भी हो रही हैं, बर्फबारी का वेदर भी आ रहा है, सर्दी बढ़ी है। जो लोग सैर के लिए जा रहे हैं इन इलाकों में,
प्लीज आपने बहुत ख्याल से जाना है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से भी रास्तों की ब्लॉकेज तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने फ्यूल का, अपनी तमाम तर जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, आपने अपनी गाड़ी को इस तरह से लेके जाना है कि आपको पता कि खुदा न खास्ता अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आपको इंतजार या वहाँ रश में फंस जाते हैं, लैंड स्लाइडिंग हो जाती है। कार की सारी मेंटेनेंस बहुत अच्छे से देख लेनी है, फ्यूल उसमें पूरा होना चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो साथ खाने के लिए चीजें लेकर जाएं, और खास तौर पे कनेक्टिविटी का ख्याल रखना है आपने। आपके मोबाइल फोन्स वगैरह चार्ज होने चाहिए ताकि किसी किस्म की हंगामी सूरत-ए-हाल का सामना, क्योंकि यंग बॉयज या यंग गर्ल्स अगर ये लोग तो जाते हैं तो मैनेज हो जाता है थोड़ा यंगस्टर्स के लिए, लेकिन अगर आप फैमिलीज, उसमें बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो सम टाइम इट बिकम्स हार्ड। आप देख भी सकते हैं, और ये सब बताने की एक वजह है क्योंकि हम ऐसे कई केसेस देखते हैं कि ऐसे वीडियोस आती हैं हमारे सामने। लेकिन अभी एक और वजह भी है, वो है हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें हिना न्याजी में सैर करा रही है यूबिया में कहीं पर। देखते हैं कहाँ की सैर करा रही है। नाजरीन, मैं हूं हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, आज मैं मैरी कैथोलिक चर्च अयूबिया में मौजूद हूं। खानसपुर भी इस जगह को कहा जाता है। जो लोग यहाँ के रिहायशी हैं उनको इस बात का इल्म होगा कि इस जगह को पहले घोड़ा ढाका कहा जाता था और अब इस जगह का नाम खानसपुर है। ये जो चर्च है इसकी बुनियाद 1901 में रखी गई और पूरे 10 साल बाद ये चर्च जो है 1911 में कंप्लीट हो गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस चर्च का जो ग्रैंडर है ये बहुत जाइगेंटिक है और बहुत खूबसूरत हिस्टोरिकल इमारत लग रही है। जिस पत्थर का इस्तेमाल हुआ है ये मोस्टली ब्रिटिश या कॉलोनियल एरा में इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं वो आपको देखने में मिलती हैं। अब चल के करते हैं इस हिस्टोरिकल चर्च की सैर। नाज़रीन, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग तो खूबसूरत है ही, लेकिन जो इस वक्त मौसम है ये इस आर्किटेक्चर को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। बहुत पीस है यहाँ पर, बहुत सेरेनिटी है और मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं कुछ अच्छा सा लिखूं, एक अच्छा सा गर्म चाय का प्याला हो और मैं बैठ के कुछ अच्छा सा लिखूं। नाज़रीन, ये जगह इतनी खूबसूरत है कि हर साल यहाँ 25 लाख टूरिस्ट आते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स वी हैव इन पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं चर्च के अंदर मौजूद हूँ जहाँ ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से क्रिश्चियन कम्युनिटी अपनी मजहबी रसूमात के लिए आती है। और ख़ासतौर पर अगर बात की जाए ऑन सीज़न की, मतलब समर्स की बात की जाए, गर्मियों की बात की जाए, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ आती है। अभी ऑफ सीज़न चल रहा है और यहाँ पे टूरिस्ट का जो रश है वो काफ़ी कम है, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी पीस है, सेरेनिटी है। दुनिया के किसी भी आप चर्च में चले जाएँ वहाँ एक ख़ास किस्म का सुकून होता है और वो सुकून मैं यहाँ भी महसूस कर पा रही हूँ और इसका जो आर्किटेक्चर है वो इस बात की गवाही देता है। नाज़रीन, इस चर्च में जो हॉल बनाया गया है इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें दुनिया भर से क्रिश्चियन कम्युनिटी के डिफरेंट डेलीगेशंस आते हैं। इटली से आते हैं, यूके से आते हैं, इवन लाहौर और इस्लामाबाद से भी आते हैं। और इस हॉल में अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि छत पे जो लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है वो एक बहुत ख़ास किस्म की लकड़ी है और लकड़ी की खासियत ये होती है कि ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती है, जिस वजह से इस चर्च के अंदर आते ही एक बड़ी कोजी और बड़ी वार्म फील आ रही है।
पाकिस्तान का एक और बहुत जबरदस्त सेगमेंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कैथोलिक चर्च बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत ठंड लग रही है और मैं अभी जाके बनाऊंगी एक स्नोमैन। आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हैं और पहले तो आपको वेलकम करते हैं हमारे सेकंड सेशन के अंदर, सेकंड आवर के अंदर। आई होप कि ये भी बहुत अच्छा गुजरेगा और इसमें भी कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग आपके लिए होगा। हमने आपको सफर शर्त दिखाना है और आज एक ऐसा स्कूल दिखाना है जो कि रात 11 बजे खुलता है और यहाँ पे लोग म्यूजिक सीखते हैं। वकार साहब बताएंगे हमें इसी बारे में। देखते हैं सफर शर्त। रिदाए खाक दूर के सफर के लोग, बदगुमां सातों के शहर मैं चलूंगा। मैं दश्तो कोहसार की उदास हिजरतों को नन्ही मुन्नी लोरियां सुनाऊंगा। मैं जंगलों की सनसनाहटों के पार जाऊंगा। पशु में एक स्कूल है जो रात 11 बजे लगता है। ये स्कूल पशु बैंड स्कूल है जहां नौजवान और बच्चे बैंड बजाना सीखते हैं। दरिया किनारे एक खूबसूरत इमारत जिसकी दीवारों पर लटकती लालटेनों में बिजली के बल्ब ये बताते हैं कि फसू के लोग जदीद तरक्की के मुसाफिर भी हैं और खूबसूरत रवायात के अमीन भी। निशान जुनैद, ये पशु बैंड स्कूल है और ये पशु बैंड स्कूल में बच्चों को बैंड सिखाया जाता है। रात के टाइम ये स्कूल स्टार्ट होता है और जिस तरीके से ये इन्वायरमेंट है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मतलब बड़ा एक लाइवली सा माशरा है और यहाँ पे किसी सूरत किसी तौर भी इज्तनाब नहीं पाया जाता मौसीकी या रक्स के हवाले से। और मैं आपको बताऊँ जितना मैंने यहाँ पे डांस देखा है, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर रक्स जो है वो आज़ाद की शायरी है तो फिर इनसे अच्छा शायर कोई नहीं है जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं। मतलब बाकायदा आज़ाद की शायरी जो है वो आपको नज़र आती है। और दूसरा ये है कि जो यहाँ पे जो मौसीकी है इसके हवाले से हमारे एक दोस्त हैं शहबाज साहब, तो उनका इरशाद है, वो बड़ा मशहूर है। वो कहते हैं ये गिलगित बल्तिस्तान में किसी तरह का कोई इंतशार या बाहमी लड़ाई या तफरका या नफरत, ये चीज़ें तो यहाँ पे हैं नहीं। अगर कभी लड़ाई हुई या हो सकती है तो वो कैप्टन भी हैं और नौजवानों और बच्चों को सिखाते भी हैं।
हमारी दरख्वास्त पर अमीर अमान और जमाल सफदर ने एक्सप्रेसो सफर शर्त के लिए बैंड बजाया। वायलेंस अगेंस्ट जेंडर को एड्रेस करने के लिए, मगर अगर हम एक औरत को कोई इज्जत और उसको उसकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ चलते हैं तो ना तो हम फैमिलीज को प्रोग्रेस और प्रॉस्पर कर सकते हैं, हम पूरे पाकिस्तान को, पूरी नेशन को प्रॉस्पर कर सकते हैं। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड इकबाल के एक शेर से कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरून। वाओ, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच अफशीन, बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त आप काम कर रही हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और वो तमाम खवातीन जो आपके तवज्जुह से बहुत सारे जो के लिए स्टार्टअप्स के लेकर चल रही हैं, अपना काम कर रही हैं, डेफिनेटली उनके लिए भी आप एक और USAID का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डेफिनेटली आप इसी तरीके से इंस्पायर करते रहिए और जो भी आप कर सकते हैं, ऑल आवर बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इस पॉइंट के ऊपर ये भी कहना बनता है कि जो लोग अपने अंदर कोई आइडियाज लेके वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो वंस अगेन। कुछ कह रहे थे आप मुझे? मैं कह रहा था कि अगर इंसान की आंख ना खुल रही हो तो मैं व्यूअर से पूछना चाहता, पोल तुम्हारा डिफरेंट है कि ये क्या मुझे करते अभी हैं? ब्रेक से पहले धमकी दे रहे थे, चाय गिरा दूंगा आंखें खोलने के। लोगों को नहीं बताना होता। अच्छा ठीक segment। है, सर्दियां है, चाय कोई बात नहीं। अच्छा जी, सर्दियां है तो सर्दियों की सबसे बेस्ट बात ये होती है कि वहाँ पे जो खाने मिलते हैं ना लाहौर में, बटेर मिलते हैं, और बटेर कढ़ाई खाना मैंने कभी नहीं खाई, आपने खाई है नहीं खाई, लेकिन आज फरियाल ने खा ली तो हमने खा ली, फरियाल मतलब दिखा रही है सबने। हमें देसी फूड में। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ मिंट लाहौर में और मेरे बिल्कुल सामने है मिंट फैक्ट्री, जहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी जो है उसके सिक्के बनते हैं, और उसके ही बिल्कुल सामने है मुगलाई फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर वैसे तो हर किस्म का देसी खाना आपको मिलेगा, जैसे टिक्के हो गए, चरगा हो गया और फिश, लेकिन इनकी स्पेशलिटी क्या है, चलिए इन्हीं से पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर मलिक वकास साहब, इनसे पूछते हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपने ये जो मुगलाई फैमिली रेस्टोरेंट यानी मुगलाई जो मुगल वर्ड है, ठीक है, ये आपने कैसे सोचा? कोई मुगलों के खाने बनते हैं यहाँ पे? जी, ये एक हिस्टोरिकल फूड है, थीम है एक मुगलाई, 10-12 आइटम्स हैं उनमें, उनको उनका नाम दिया है मुगलाई का, और ये इंटरनेशनल थीम है एक, बस उसी से इम्प्रेस हो के ये नाम रखा है हमने। मुगलाई खानों में कौन कौन सी डिशेज आती हैं? मुगलाई खानों में बटेरा कढ़ाई है जी, राजस्थानी टिक्का है, और ये मटन कढ़ाई है, बारबेक्यू आइटम्स हैं, 10-12 आइटम्स हैं। इसके अलावा और कोई ख़ास डिश? इसके अलावा जी हमारे पास ग्रिल फिश है, फ्राई फिश है, सजी 5-6 फ्लेवर हैं, और मटन कढ़ाई है, मटन की डिशेज हैं, चिकन की हैं, बारबेक्यू आइटम्स हैं। अच्छा, काम कितने बजे से स्टार्ट कर देते हैं? टाइम ये तकरीबन मगरब के टाइम से लेकर रात 3-3:30 बजे तक ओपन रहता है। कभी किसी रेगुलर कस्टमर ने जायके की कोई भी कंप्लेंट की है? नहीं जी, अभी तक तो किसी ने नहीं की, लेकिन हम चाहते हैं कि वो करे, हमें भी पता चले कि हमें क्या कमी है। अब तो सर्दियों का मौसम है और सबसे ज़्यादा डिमांड कौन सी डिश की है? सर्दी के पेश नज़र अभी कस्टमर मछली ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, और ये बटेरा कढ़ाई है, मटन सुलेमानी कढ़ाई है। अब आप मुझे बताएं, आप मुझे क्या खिला रहे हैं? जी, आप बटेरा कढ़ाई खिलाएंगे, मटन कढ़ाई सुलेमानी खिलाएंगे। नाजरीन, जब तक मेरा खाना तैयार होता है, चल के कुछ कस्टमर से बात कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताएं, आप कहाँ से आए हैं? हम लाहौर के रहने वाले हैं, लाहौर से आए हैं, और यहाँ पे हमने मछली का टेस्ट देखा, बहुत अच्छा है, और हमने ये वाली फ्राई नहीं कराई, हमने इसको जो ना कोयले पे कराई, हम ये खा रहे हैं, माशाल्लाह से बड़ी लजीज है। मटन यहाँ का खाने वाला है, कढ़ाई यहाँ पे अच्छी है। सर्दियों के लिहाज से आप और कौन सी डिश खाते हैं यहाँ पे? सर्दियों के लिहाज से हम यहाँ पे बटेरा भी जो है वो भी हम खा लेते हैं। आपने क्या ऑर्डर किया था? जी, मैंने आज यहाँ पे आके, वैसे तो मैं फैमिली के साथ आते हैं, यहाँ पे डाइनिंग करते हैं, तो आज कल SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, यहाँ पे डाइनिंग जो है ना वो मना कर रहे हैं, तो आज मैंने मुगलाई कढ़ाई का ऑर्डर किया हुआ है,
और उसके अलावा बटेर कढ़ाई जो है ना वो पार्सल करवा के टेक अवे करके मैं घर लेके जा रहा हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। सर्दियों में आप स्पेशल क्या ऑर्डर करते हैं? सर्दियों में वैसे फ़िश और बटेर जो है बहुत ज़्यादा हम करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ज़्यादा घर से जो प्लान बना के आते हैं कि बटेर खाने आते हैं हम लोग यहाँ पे। इनके बटेर कढ़ाई भी और बटेर जो ग्रिल पे बनाते हैं, दोनों चीज़ें इनकी बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। आप कब से यहाँ से खाना खा रही हैं? मैं तकरीबन जब से फर्स्ट टाइम इनका देखा था तब से। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं दरोगे वाले से। अच्छा ठीक है, तो आपको यहाँ का खाना कैसा लगता है? यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। ऑर्डर क्या किया था आपने? मैंने मुगलाई कढ़ाई ऑर्डर किया। अच्छा, कोई डिफरेंस लगता है यहाँ की मुगलाई कढ़ाई का? जी, यहाँ पे बहुत अच्छी मुगलाई कढ़ाई है यहाँ की। घर ट्राई किया कभी बनाना ऐसा? जी, लेकिन यहाँ का टेस्ट नहीं बना। सेम ही बना था या फिर 19-20 का? नहीं, थोड़ा डिफरेंट था। डिफरेंस ये ज़्यादा अच्छी है। अब मुझे बताएं आप किधर से आए हैं? ये मैं मैडम अभी ये धोबीघाट शॉप से आया हूँ। आपने खाने में क्या ऑर्डर किया था? खाने में मैंने मुगलाई कढ़ाई ऑर्डर की है, जो इनकी बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी जो है इसी में है। और भी काफ़ी अच्छी आइटम्स हैं इनके पास, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है बहुत ज़्यादा। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के शेफ उस्ताद बशीर साहब। आप मुझे बताएं आप क्या बना रहे हैं? हम बटेरे बना रहे हैं, बटेरे। अच्छा, तो क्या डालते हैं? देसी घी डलता है, गरम मसाला डालते हैं, सारे में देसी घी होता है, मक्खन कढ़ाई मक्खन होता है हमारे पास। और नमक मिर्च नमक मिर्च डालते हैं, गरम मसाले डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं। अच्छा, कितनी देर में तैयार हो जाती है? ये 20 मिनट में तैयार हो जाती है। 20 मिनट लग जाते हैं, 20 मिनट। इसके अलावा आप कौन कौन सी कढ़ाई तैयार करते हैं? मटन कढ़ाई तैयार करते हैं, देसी कढ़ाई तैयार करते हैं, बीफ होता है हमारे पास, चिकन होता है, ब्लैडर होता है। अच्छा, मुगलाई कढ़ाई और सलेमानी कढ़ाई, इन दोनों में क्या फ़र्क है? मुगलाई के अपने मसाले होते हैं, वाइट के अपने होते हैं, देसी के अपने होते हैं, दुमा कढ़ाई भी होती है हमारे पास। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब तो खा के ही पता चलेगा कैसे। चलो खाओ आप, हम खुआते हैं आपको। नाजरीन, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके पास 85 किस्म के खाने हैं, फिर भी लेकिन मैं वो सब कुछ खा नहीं सकती। इन्होंने इतनी सारी जो डिशेज़ है वो फिर भी मुझे खिला रहे हैं, जिसमें बटेरा कढ़ाई है और मुगलाई कढ़ाई है, फ़िश है और बाकी बारबेक्यू और नान वगैरह, सैलड वगैरह है। लेकिन मैं फिर भी टेस्ट कर लेती हूँ ये है कैसे। नाजरीन, ये बटेरे हैं, ये भी टेस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा लजीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लजीज़ कढ़ाई है। वाकई ही जो बाकी कढ़ाई होती है उसका और मुगलाई कढ़ाई का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले देसी फूड के साथ। अल्लाह हाफिज़। बैक टू एक्सप्रेस और अब बात करेंगे पाक चीन मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों के हवाले। बिल्कुल, और पाक चीन मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क के हवाले से बताएं, जिसका नाम शाहीन है। इसका पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयर बेस पर आगाज हो गया है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक चीन फ़ज़ाइया का दस्ता पायलट्स, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स और तकनीकी अमले पर मुश्तमिल है। एयर वाइस मार्शल वकास अहमद सुलहरी, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस पाक फ़ज़ाइया और मेजर जनरल सैन होंग, असिस्टेंट चीफ ऑफ स्टाफ चीनी फ़ज़ाइया ने इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर एयर वाइस मार्शल वकास अहमद सुलहरी ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया इन फ़ज़ाई मशकों से दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। ये कुछ उसकी तस्वीरें हैं जिसमें दोनों जानिब से जो पाक फ़ज़ाइया के ऑफिसर्स हैं उनके दरमियान ख्यालात का भी तबादला हुआ और फिर बाकायदा तौर पर ये मशकें भी की गई हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं ये मनाजिर हैं उन मशकों से पहले और उसके बाद दोनों तरफ से। और अगर हम चीन की बात करते हैं अरबला, तो चीन बड़ा अहम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है पाकिस्तान का। JF-17 थंडर जो है ये एक बेहतरीन मिसाल है पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की। और अब खबरें सुनने में आ रही हैं, चूंकि अभी तक ऑफिशियल नहीं है, मुझे वैसे इल्म है लेकिन ऑफिशियल नहीं है तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मजीद भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान एयर डिफेंस को लेकर साइन हो रहे हैं और अशिया का तबादला भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी का तबादला भी हो रहा है। तो मुस्तकबिल बहुत रोशन है दोनों ममालिक का। पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती है, एक दूसरे के साथ खड़े हर मुश्किल वक्त में, हर आसान वक्त में चीन ने हमेशा पाकिस्तान का और पाकिस्तान ने चीन का साथ दिया है। ये मशकें हुई हैं जिसके बारे में हमने आपको आगाह। और अब आपको एक मजेदार चीज बताने वाले हैं। दुनिया की नायाब तरीन व्हेल बलूचिस्तान के समुद्र में देखी गई और माहिगीरों ने इसको कैमरे की आंख में कैप्चर किया है। WWF के मुताबिक बलूचिस्तान में बात की जाए तो दो अरेबियन
हैम्पबैक व्हेल्स की अटकेलियां करती देखी गई हैं। वाओ। दुनिया में सिर्फ ये 2 व्हेल्स रह गई हैं और ये एक बलोचिस्तान के समंदर में देखी ये गई वैसे है। कितनी बड़ी खबर है कि दुनिया में सिर्फ हाँ, 2 दो रह गई व्हेल्स रह हैं। गई हैं और बलोचिस्तान के और पानियों आपको में पता है ये गर्म पानियों में रहती हैं और ये व्हेल्स जो है बेसिकली पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, ओमान, यमन और ईरान के समंदरों में पाई जाती हैं और बेसिकली ये इनकी एक्सटेंट हो रही है, इनकी जो भी स्पीशी है, और उसके बाद ये पाकिस्तान के समंदर में देखे जा रहे हैं इस व्हेल को। नो डाउट की एक बड़ी खुशाइन बात अच्छा, है। क्योंकि अभी Visuals आप आपको टीवी स्क्रीन पे देख इत्तेफाक रहे नहीं हैं। हुआ ना बलूचिस्तान की हाँ, जो साहिली मैंने भी पट्टी है वो दिया। देखने का। मेरे ख्याल में दुनिया में साहिली पट्टियों की अगर हम बात करें, इससे खूबसूरत शायद ही कोई ऐसे बीचेस हों जो हों, और फिर उसमें ऐसी नायाब स्पीशीज का पाया जाना, ऐसी नायाब वेल्स का पाया जाना पाकिस्तान की WWF के लिए और ओवरऑल जो हयात है, जंगली हयात है, उसके लिए पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को और वाज़ेह करता है। इन पानियों के हवाले से जैसा कि हमने कहा कि गर्म पानियों की जगह है, गवादर की इंपॉर्टेंस भी इसीलिए ज्यादा है कि गवादर एक नेचुरल डीप सी पोर्ट है और दुनिया में शायद ऐसा कोई डीप सी पोर्ट होगा जो कि नेचुरली इतना डीप है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा अब तक का बनाया गया जो बहरी जहाज है वो लंगर अंदाज हो सकता है। एंड सो इज दिस, आई थिंक पसनी वगैरह का ये इलाका डेफिनेटली होगा जैसा कि लग रहा है। नीले पानियों की, गर्म पानियों की ये जगह है और यहाँ पे इन वेल्स का देखा जाना, वी होप कि ऐसी मजीद भी कई चीजें जो रिसर्च से सामने आ सकती हैं जो पाकिस्तान की जो टूरिज्म के लिए वैल्यू है उसको अमला बहुत बढ़ा सकती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके साथ साथ हमने आपको अच्छी बातें तो बताई, लेकिन एक और अच्छी बात हमने आपको इस सेंस में बतानी है कि आप लोगों ने कोरोना में ख्याल रखना है। कोरोना की अपडेट्स आपको कुछ स्टैट्स आपको बता देते हैं जी। लास्ट 24 आवर्स में जो केसेस आए हैं वो 3138 आए हैं और कंफर्म्ड केसेस जो अब तक हो चुके हैं 4,29,280। और इसके साथ साथ डेथ रेशो की बात की तो लास्ट 24 आवर्स में 56 डेथ्स हुई हैं एंड इट्स अ बिग नंबर। हाँ, टोटल टेस्ट जो कंडक्ट किए गए 59,06,140 हैं और 2,575 क्रिटिकल केसेस इस वक्त मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है इस वक्त, चूंकि हम सेकंड वेव के अंदर हैं अरमला, और सेकंड वेव ज्यादा कोरोनिक इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोग यंगस्टर्स के अंदर भी बहुत ज्यादा इसके न सिर्फ सिम्टम्स है बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किलात भी आ रही हैं। सेकंड वेव के अंदर वी आर सपोज्ड टू बी मोर कॉन्शियस, सपोज्ड टू बी मोर केयरफुल। और खासतौर पर हम अक्सर कहते हैं ना कि कोरोना घर से घर ना ले जाना, बाहर से घर ना ले जाना, ये सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी है और सबसे बढ़कर बड़े बुजुर्गों का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आई रिमेंबर फर्स्ट वेव में हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे क्योंकि हमारे ऑफिसेज उस तरह से वर्किंग में नहीं थे, बट स्टिल जो लोग जा रहे थे या वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे थे उनको यही कहा जा रहा था कि अगर आप बाहर किसी मजबूरी के तहत जा भी रहे हैं तो आप इतना एहतियात करें कि आपके घर पे आपके पेरेंट्स मौजूद हैं, क्योंकि जो एजेड हैं या एल्डर्स हैं उनको ये ज्यादा जल्दी इसका इम्पैक्ट आता है। तो आपने अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना है, एहतियात करनी है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है। बाहर से सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप जूते पहन के आते हैं तो प्लीज दरवाजे पे जूते हैं, घर के जूते आप अलग रखें क्योंकि ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर देखने में आया था। एक और इस पे जो बड़ा अहम नुकता है वो ये है कि जिन लोगों को अगर कुछ सिम्टम्स हो रही हैं या जिन लोगों को कुछ ये लग रहा है कि दे आर फेसिंग कोविड सिम्टम्स, आप ज़हनी तौर पे परेशान ना हो। ये बीमारी कोई अब अनहोनी बीमारी नहीं है, दुनिया में करोड़ों लोगों को हो चुकी है और करोड़ों लोग इससे रिकवर भी कर चुके हैं। तो आपने इसको जहन पे सवार नहीं करना। इसमें जो हमने देखा है, अपनी डाइट अच्छी रखें, आप सोएं ज्यादा से ज्यादा, जो लोग अपने एक्सपीरियंस पे बताते हैं। और सबसे बढ़ के अगर आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर आपको खुदा न खास्ता कोई एग्जैक्टली आप खुद को आइसोलेट कर लें। आप इस ना रहें कि जी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, नॉर्मल सा फ्लू है, आपने आइसोलेट करना है। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है बट स्टिल आप दूसरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको गिल्ट तब होगा कि अगर आपकी वजह से किसी को कोरोना होता है या कोविड पॉजिटिव होता है। एक इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हुए भी जो लोग रिपोर्ट्स भी करवा रहे हैं, कुछ लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव या नेगेटिव आ रही हैं, तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, अपनी जाती तजर्बे की बुनियाद पे समझता हूँ कि आपको रिपोर्ट से भी ज्यादा अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने सिम्टम्स के ऊपर जाना चाहिए कि आपकी बॉडी आपको क्या बता रही है, वो आपके लिए ज्यादा सेफ रहेगा। एनी केस अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो आप कोशिश करें कि आइसोलेट रखें अपने आप को और बाकियों को बचाएं। बाकियों का ख्याल रखना कोरोना में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन के हवाले से भी आपको ऑन एंड ऑफ हमारे पास कुछ चीजें पूल में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम अवेयरनेस की बातें आपके साथ शेयर करें। पोल के रिजल्ट्स अब हम आपको बता देते हैं जी। हमारा बिल्कुल पोल जो हमने आज अनाउंस किया था कि क्या जो पीडीएम है उसके एहतजाजी मुजाहरों से हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। इसमें जो रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास वो है 58% लोग कहते हैं हाँ, जबकि 39% लोग कहते हैं नहीं और 3% कहते हैं पता नहीं। ने भी मैसेज किया था पता नहीं बता। हाँ, मैंने पता नहीं, मैं 1% में वैसे लाइव बता देती है, पता चल जाता, हम शामिल। मैं हमेशा बता, आप लोगों ने वैसे ही मुझे पता नहीं की कैटेगरी ये शायद इमरान खान की स्टेटमेंट के बाद लोगों को लग रहा है कि थोड़ा मुश्किलात में इजाफा हुआ है, लेकिन 12 डायलॉग के सिवा क्या हल है अच्छी जमहूरियत का?
बातचीत कर मीडिया ली जाए, सड़कें ब्लॉक ना हो, जलसे ना हो, जो भी मामला है डायलॉग से हल हो, इससे बेहतर कोई हल नहीं। और जमहूरियत में डायलॉग इसका हुस्न होता है। और इसी मेरे नोट के पेपर ऊपर समेटने से आपको अंदाजा हो गया होगा कि dialogue हमारे घर जाने का वक्त हो गया, आपके लिए छुट्टी का वक्त हो गया, लेकिन आपको कल छुट्टी नहीं मिलेगी। कल हम दोबारा से लाइव शो में आपके साथ हाजिर होंगे। हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। कल तक के YouTube लिए पे। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।